IVM। नमस्कार, सलाम वालेकुम। इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ और इस पॉडकास्ट में मैं जानकारों के साथ न सिर्फ आर्थिक बल्कि वैश्विक, व्यावसायिक, हर तरह के जानकारों के साथ बात करता हूँ इकोनॉमी के अलग अलग आयामों पर और उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ आपकी जेब से, आपकी ग्रोथ से, आपके एक्सपेंसेस से। आज का आयाम है दोस्तों FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने अक्सर सुना है, पेपर में पढ़ा है, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश की आर्थिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर क्या FDI आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है या फिर ये एक महज न्यूज़ बन करके रह जाता है? आज के पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए मेरे साथ हैं अशोक मेहरा। मेहरा साहब इज करेंटली एन एक्टिव इन्वेस्टर एंड मेंटर टू अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन एरियाज ऑफ टेलीविजन सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, डोमेस्टिक सिक्योरिटी एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। मेहरा साहब पिछले 12 साल से अपनी एक कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक वैल्यू। ही इज द फाउंडर ऑफ द फर्म। एक बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी है। उसके पहले 19 साल मेहरा साहब ने आयशर में एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम किया है। ही वॉज ऑल्सो द ग्रुप CEO ऑफ बॉश एंड लॉम, जो कि एक जाना माना आय व्यय मार्केट लीडर है। इसके अलावा वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं सकाटा इंटरनेशनल के, जो कि एक जापानीज मल्टीनेशनल भी है। मेहरा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट पर। नमस्कार अभिनव। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का जो कंसोर्शियम होता है वो आता है आपके देश में और अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाता है। फिर चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हो, IT इनेबल सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ई-कॉमर्स हो या फिर आज के दौर में जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनमें FDI हो। और जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, सरकार डिफाइन करती है कि हर सेक्टर में कितना FDI आएगा। जैसे कई सालों तक रिटेल सेक्टर में FDI ज़्यादा अलाउड नहीं था, आज भी मीडिया और डिफेंस में FDI लिमिटेड रखा जाता है। तो पहले मेरा साहब हम इस पे बात करते हैं कि FDI काम कैसे करता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो देश में, हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर मैं पूछूं तो कैसे आता है और कैसे काम करता है? अभिनव जी, 20 साल पहले तक तो आपने ठीक कहा कि गवर्नमेंट ने काफी रेगुलेट किया हुआ था पैसा जो इंडिया से बाहर आए और हमारी बिजनेसेस में लगे, जिनको हम FDI के पॉपुलर नाम से जानते हैं जी। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद काफी रूट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं। मशीन टूल्स इंडस्ट्री है, इसमें सरकार की कोई परमिशन आज की डेट में जरूरत नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री है। अब जब हम FDI की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, जहन में एक ही बात आती है, पैसा जी। लेकिन FDI सिर्फ पैसा ही नहीं है। ओके। हाँ, ये ऑल एनकम्पसिंग है। एक इंसान जो बाहर से आता है अपना पैसा लगाने, वो अपने साथ अपनी एक्सपीरियंस लाता है टेक्नोलॉजी की, बिजनेस की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल मार्केट्स की। तो अगर ऐसा FDI हमारे किसी सेक्टर में लगता है, सेक्टर को इन एरियाज की जानकारी मिलती है, उनकी रीच बढ़ती है और उनके मॉडल जो हैं, जो सीमित थे पहले, वो स्केलेबल हो जाते हैं। ओके। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जैसे एक इंडिविजुअल एक्सपोजर लेता है, वैसे एक देश का जो सेक्टर है वो FDI के माध्यम से एक्सपोजर लेता है, नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नया बिजनेस करने का तरीका एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट? बिल्कुल। ओके। पर इसके कुछ गिवन है जी। एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी, अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स, रिलेशंस, बिजनेस आइडियाज, बिजनेस एक्सपीरियंस आपको देता है, तो वो कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। बिल्कुल। उसकी पहली एक्सपेक्टेशन है एथिकल वैल्यूज। तो वो पहला जज करता है कि इस कंपनी को चला कौन रहा है, एंटरप्रेन्योर कौन है, की आदमी कौन है, उसकी एथिकल वैल्यूज मेरे साथ मैच करती है या नहीं। दूसरा, टीम, जो टीम क्लोज टीम है, वो टैलेंटेड इनफ है इस बिजनेस को स्केलेबल बनाने में या नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ बैठेगा नहीं, वो तो एक क्वार्टर में एक बार आएगा, आपके साथ बोर्ड मीटिंग करेगा, आपको एडवाइस करेगा और फिर चला जाएगा। तो शुरू में ये कॉल लेनी होती है कि एंटरप्रेन्योर एथिकल है, बिजनेस लीगल है,
टीम टैलेंटेड है तो फिर वो हाँ या ना का फैसला करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि एफडीआई जैसे मारुति सुजुकी का हम अक्सर नाम सुनते हैं, तो सुजुकी नाम की जो जापानीज मल्टीनेशनल है उसने मारुति के साथ कोलैबोरेट किया और जैसा कि मेरा साहब ने बताया वो ना सिर्फ पैसा लेकर के आए बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मशहूर है, उससे प्राइसेस गाड़ियों के सस्ते होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए आयाम, बिजनेस करने के नए तरीके, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर। तो मारुति सुजुकी एक उदाहरण है एक बहुत ही प्रबल एफडीआई का जो कि अलग अलग सेक्टर में जा सकती है। मारुति सुजुकी ऑटो है पर इसके अलावा मेरा साहब मुझे लगता है सारे सेक्टर्स में इस वक्त एफडीआई अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने सिवाय डिफेंस के। हाँ, लेकिन कुछ एरियाज में पहले जैसे उन्होंने रिटेल में जब एफडीआई अलाउ करा तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी। एटलीस्ट आप ये अटेम्प्ट करेंगे कि 1/3 जो प्रोडक्ट्स आप बेचें वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के हों जी। तो इन छोटी मोटी कंडीशंस के अलावा लगभग ज्यादातर रूट्स जो है ऑटोमेटिक है। तो इससे ये इंश्योर होता है कि मतलब लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल एम्प्लॉयज हैं, उनकी सुरक्षा रहे, उनकी जॉब सिक्योरिटी रहे। पर मेरा साहब ये तो सरकारी बात हो गई, क्या कोई देश का एफडीआई जैसे जर्मनी इंडियन इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है लेकिन बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज जो हैं इंडिया की आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, टेलीकॉम में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये सिर्फ सरकार के रवैये के ऊपर डिपेंड करता है या फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि भारत का फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भारत में टैलेंट कैसा है? मतलब जैसे स्टार्टअप सेक्टर में बहुत टैलेंट है इस देश में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत टैलेंट है, तो क्या वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि देश का जो स्किल सेट है या फिर चीप लेबर है और अच्छी स्किल के साथ उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करती है एफडीआई? अभिनव जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जर्मनी की बात करी कि जर्मन टेक्नोलॉजी क्यों इतनी एक्टिव नहीं है इंडिया में। जर्मन टेक्नोलॉजी जो है ना महंगी टेक्नोलॉजी है। आप सोलर पावर को ले लीजिए, जर्मनी से अच्छे सोलर वोल्टाइक सेल्स कोई नहीं बनाता सारी दुनिया में, अमेरिका भी वहीं से खरीदती है। लेकिन हमारी ज्यादातर कंपनी जो सोलर पावर के प्लांट्स लगा रही हैं वो चाइना और वियतनाम से ले रही है। ओके, क्योंकि उसकी कॉस्ट 20% है जितनी जर्मनी की कॉस्ट है। तो एक तो हुई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरी जर्मन एफडीआई की एक पॉलिसी है कि वो जहां जाएंगे मेजॉरिटी होल्डिंग उनकी अपनी होगी शुरू से, और वो कुछ सेक्टर्स में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अच्छा नहीं मानते। अच्छा, ओके। तो जर्मनी की तो ये कहानी है। अदरवाइज जर्मनी की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और फोटोवोल्टाइक सोलर पावर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बेस्ट। बाकी आपने चीप लेबर की बात करी, यस चीप लेबर तो है, लेकिन लेबर की जो लो कॉस्ट है उसमें हम इतने कंपेटिटिव नहीं है जितना वियतनाम है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। और उसका एक उदाहरण यही है कि हमारी सारी गारमेंट्स इंडस्ट्री, एटलीस्ट 90% गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। करेक्ट। तो जब हमारी अपनी इंडस्ट्री लेबर कंपेटिटिवनेस नहीं मानती तो जर्मनी जैसी कंट्रीज क्यों मानेंगी? तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज है ये मानती है कि चाहे इंडिया में लेबर चीप हो भी जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी इतनी लो है कि वो बैलेंस आउट हो जाती है। हम लोग अभी इतना प्रबल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च नेशन नहीं बने हैं बाकी देशों के मुकाबले। पर मेरा साहब अगर मैं दूसरे आयाम की बात करूं, ये कैसे तय होता है कि एक देश का एक सेक्टर एफडीआई के लिए बहुत मैच्योर है? लाइक 2000 से 2010 तक इंडिया वाज अ हब फॉर आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज। फिर अभी हाल फिलहाल में ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा एफडीआई आ गया है बाहर से पिछले 5-10 सालों में। तो ये जो फेज आता है कि एक सेक्टर को फॉरेन इन्वेस्टर्स चुनते हैं, और ये सारी कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान की उससे बात कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर देश में उस दौरान एक सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर उठता है तो उसमें पैसा आता है, ये किस आधार पे तय होता है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्किल सेट को लेकर के है या फिर कुछ और भी है? हाँ, 2000 का जो दशक था, 2000 से लेकर 2015 तक आईटी सेक्टर में बहुत एफडीआई आई जी। इन जो प्रोडक्ट्स हमारे आईटी सेक्टर ऑफर करते थे वो थे लो एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि बाहर की कंट्रीज तब वहां पे लेबर एक्सपेंसिव है, हमारे यहाँ लेबर चीप था, तो वो उन्होंने लो एंड प्रोडक्ट्स हमें ऑफर करे जो हमने लिए। उन 15 सालों में
जितनी कंपनीज है, विप्रो ले लो आप, इन्फोसिस ले लो, TCS ले लो, उन्होंने लो एंड प्रोडक्ट्स पे काफी एक्सपैंड किया, ग्रो किया। लेकिन उस दशक के बाद जब ये एरिया प्लेटो आउट हो गया, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को उन एरियाज में टैलेंट नहीं दिया जो कि 2015 के बाद आने वाला था। तो था क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इसलिए आईटी में एफडीआई ने हाथ खींच लिया। अब सारी कंपनीज, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, इन एरियाज को देखकर अपने प्रोडक्ट स्लोली एक्सपेंड कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज से 5 साल के बाद एफडीआई फिर वापस आएगा इन अ वेंजफुल वे इन आईटी इनेबल सर्विसेज में। ओके। तो चलिए, ये हो गई बड़ी एफडीआई की बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें। पर एक बहुत बड़ा आयाम होता है मेरा साहब कंपनीज का और कंपनी में काम करने वाले ऑफ कोर्स एम्प्लॉइज का। एफडीआई जब किसी सेक्टर में ऊपर या नीचे होता है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया कि आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज नए माहौल को अपना नहीं पाई, नई सर्विसेज और नए सेक्टर्स को पहचान नहीं पाई, जैसे डेटा साइंटिस्ट नए बनाना वगैरह वगैरह। तो उस दौरान एक सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय और उस एम्प्लॉय की कंपनी, मतलब उनकी क्या इक्वेशन रहती है, वो कैसे अपने आप को ऑपरेट करते हैं, कैसे कुछ कंपनी सर्वाइव कर जाती हैं, कैसे कुछ एम्प्लॉयज सर्वाइव कर जाते हैं जब एफडीआई का दौर नीचे होता है, और जब एफडीआई का दौर ऊपर होता है तो कैसे वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। क्योंकि आप बहुत सालों तक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आपने काम किया, आई एम श्योर एफडीआई का उतार चढ़ाव आपने बहुत देखा होगा। तो उस दौरान कंपनीज और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का कंडक्ट कैसा रहता है अपने आप को प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाने का, ताकि एफडीआई के उतार चढ़ाव का प्रभाव उन पे ना पड़े। हाँ, जितने व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं जिनको मैं सीनियर मैनेजमेंट तक मानता हूँ, उनकी कैरियर में कई स्टेजेस आती है। पहली स्टेज ये होती है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो, कि हम बांटते हैं बिजनेसेस को 3 पार्ट्स में। एक हम कहते हैं कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, कहते हैं ग्राउंड फील्ड प्रोजेक्ट्स, एक हम कहते हैं ग्रोथ प्रोजेक्ट्स। फील्ड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आईटी ने लो एंड प्रोडक्ट से शुरुआत करी, तो उनको उस टाइम पे 2000 में हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते थे। जब वो एक रीजनेबल साइज के हो जाते हैं, हम ग्राउंड फील्ड के उनको कहते हैं, और जब वो ग्रोथ पीक करने लगते हैं, हम उनको ग्रोथ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। एम्प्लॉयज का ये जो इन 3 फेजेस में बहुत अहम रोल है। पहले रोल में तो उनको जो सैलरी मिलती है, दूसरे रोल में उनकी सैलरी में काफी वृद्धि होती है और ग्रोथ आती है। प्रॉब्लम आती है तीसरी स्टेज पे, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन होती है एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी से नेक्स्ट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो एम्प्लॉयज अपने आप को री एजुकेट नहीं कर पाते, री स्किल नहीं कर पाते, या वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन इसलिए जो एम्प्लॉयज अपने आप को री स्किल कर सकते हैं, री एजुकेट करेंगे इन टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, उनको तो कंपनी रिटेन कर लेगी, बाकियों को कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें एम्प्लॉयज का बड़ा अहम रोल है। हमें वो रोल एब्डिकेट नहीं करना चाहिए कंपनी की तरफ। जैसे मैंने आपको बताऊं कि इस वक्त यूरोप, अमेरिका में क्वांटम कंप्यूटिंग एक आग की तरह फैल रही है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इंडिया में इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज है जिनको नॉलेज है कि क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, और कोर्स तो है ही नहीं है कोई। बिग डेटा अब इंडिया ने शुरू करा है। अगर यही चीज वो 5 साल पहले शुरू करते तो इस वक्त एफडीआई की भरमार होती। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी मेरा साहब, कि एक एम्प्लॉयबल पर्सनालिटी जो होती है वो देख लेती है कि अगले 5 साल में किस तरह के चेंजेस और डायनेमिक्स आने वाले हैं मार्केट में। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, चाहे आप कंपनी हो चाहे आप एम्प्लॉय हो, आपको सस्टेन करेगा अगर आपके सेक्टर में एफडीआई थोड़ा सा हिलती डुलती है तो। मेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये था इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट का एक नया आयाम। आज हमने जाना कि एफडीआई के उतार चढ़ाव से कैसे आप अपनी कंपनी को, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर अगर आप एम्प्लॉयड हैं अपने सेक्टर में, तो एफडीआई के उतार चढ़ाव का असर आप पे ना पड़े उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, इकोनॉमी का ये आयाम पसंद आया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेट ज़रूर करें इस पॉडकास्ट को। रेट से हमको पता लगेगा कि आपको ये पॉडकास्ट किस हद तक पसंद आया है। अगले एपिसोड में हम इकोनॉमी के एक नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी जेब से और डिस्कस करेंगे आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपकी देश की इकोनॉमी के साथ।
तब तक के लिए अगले एपिसोड तक नमस्कार, ख्याल रखिए, शब्बा खैर। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, everybody. It's been another awesome, great week on the IVM Podcast Network. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with actress Aditi Pohankar about the upcoming season 2 of her Netflix series, She. On Capgemini's Techipedia series, Sheila Aditya talks to Ashish Sharma, Senior Director of Automotive India, Capgemini Invent. They discuss the role of electric vehicles in promoting sustainability. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the ongoing negotiations between Tehreek-e-Taliban Pakistan and the Pakistan Army. On Ek Chuski Finance, Priyanka lists down the 7 financial promises every bride and groom must make before getting married. And on the Hansvani, here's the story Mukti. It explores the many social prejudices faced by women. We got some exciting news for you. IVM Podcast has just launched its merch line and you should check it out now. Head over to the IVM Podcast website, that's ivmpodcast.com, and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That really does help. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also do remember, you can check out a number of our shows on YouTube. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the channels that we are keeping active. We also are doing a small listener survey. If you can go to ivmpodcast.com/survey to fill this out, it'll just take a few minutes and it really helps us out. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Apne Liye, Apno Ke Liye. Jupiter, a digital banking app. Capgemini, get the future you want. Intel vPro, built for business. And Intel, future but now wonderful with Intel-powered laptops.